तो अभी तक हम लोगों ने ब्रिक चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द वेरियस थिंग्स विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो जो सबसे पहला टॉपिक था दैट इज बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू ब्रिक। तो ब्रिक को इन डिटेल स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं ब्रिक के बारे में जो हमको पता होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में हर साल एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है ब्रिक के केवल बेसिक टर्म्स से। वैसे तो पूरे ब्रिक चैप्टर से अगर देखेंगे आप तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूरे एग्जाम में आ ही जाता है आपके। लेकिन इस पूरे ब्रिक चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिक टर्म्स अबाउट ब्रिक, तो वो पहले हम जानेंगे। तो पहले ही मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा हुआ है सो दैट कि आपको चीज़ें बिल्कुल डायग्रामेटिकली, चाहता तो मैं ऐसे लिख के भी बता सकता था बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सारे कन्फ्यूज़न और सारे डाउट्स को एक ही बार मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएं। तो पहले हम जानेंगे ब्रिक के कौन से पार्ट का क्या नाम है, किसको क्या कहते हैं। देखिए एक ब्रिक का डायग्राम बनाया गया है, तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए ये ब्रिक है, जो डस्टर है ये मान लीजिए ब्रिक है, ओके। तो ये ऐसे है, आप सब लोगों ने ब्रिक के ऊपर एक इंडेंटेशन देखा होगा, एक डिप्रेशन देखा होगा। तो जो खड्डा होता है, जो डिप्रेशन होता है, तो क्या कहते हैं, फ्रॉग। और इसकी जो डेप्थ होती है ये 1 से 2 सेंटीमीटर डीप होता है। इसका जो रीज़न है, ये फ्रॉग क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो ये ब्रिक चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है दैट इज ब्रिक मैसनरी, वहाँ आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इट इज यूज्ड टू होल्ड द मोर्टार सो दैट जो मैसनरी आप बनाएंगे, जो आप बनाएंगे ब्रिक से, उसमें अच्छी बॉन्डिंग हो, स्ट्रेंथ है। तो और इसका जो नीचे वाला फेस है, देखो ये मान लेते हैं लिखा हुआ, दिस इज लेंथ ऑफ ब्रिक, कैपिटल L, दिस इज लेंथ ऑफ ब्रिक, दिस इज विड्थ, ओके, एंड दिस इज हाइट ऑफ ब्रिक, ओके। तो अगर विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रिक की विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पार्ट दिखता है क्रॉस सेक्शन, ये वाला, इसे कहा जाता है हिडर। मतलब, और ये क्वेश्चन आता भी रहता है, अगर आप देखेंगे गुप्ता एंड गुप्ता किताब देखेंगे, RO देखेंगे, स्टेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर देखेंगे, जूनियर इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, या फिर IES के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको एक आध क्वेश्चन इससे हर साल आपको आता हुआ दिखेगा। तो जो क्रॉस सेक्शनल वाला पार्ट है जो हमको दिख रहा है इधर से, दैट इज दिस पार्ट, दिस इज विड्थ इनटू हाइट इज टर्म्ड एज हिडर। सिमिलरली ये पार्ट तो लेंथ है, देखिए लेंथ इनटू हाइट, दिस इज टर्म्ड एज स्ट्रिचर। तो ये वाला जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो ये क्रॉस सेक्शन है, ये दिस इज टर्म्ड एज स्ट्रिचर। तो हिडर और स्ट्रिचर समझ में आ गया। अब इसका जो नीचे वाला फेस है दैट इज लेंथ इनटू विड्थ, जो निचला पार्ट है दैट इज टर्म्ड एज बेड, जिसको नीचे वाले पार्ट में से दिखाया हुआ है। और इसके अपोजिट यहाँ पे जहाँ फ्रॉग बना हुआ है, तो इस पूरे सरफेस को क्या कहते हैं, फेस। तो अगर आप देखेंगे बेड और फेस का डायमेंशन सेम है, लेंथ इनटू विड्थ। बस डिफरेंस ये है कि जो बेड वाला पार्ट है उसमें कहीं कोई इंप्रेशन या डिप्रेशन नहीं होता है, लेकिन जो फेस वाला पार्ट है वहाँ पे फ्रॉग होता है, ठीक है। तो फेस वो पार्ट है जिधर क्या होता है, फ्रॉग। तो फ्रॉग जिधर होता है उसी को फेस कहते हैं, उसके अपोजिट को क्या कहते हैं, बेड। अब ये जो फ्रॉग है इसका शेप कुछ भी हो सकता है, इसमें कई बार मैन्युफैक्चरर अपनी कंपनी का नाम भी डाल देते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है, दैट इज टू फॉर्म अ की इन ऑर्डर टू होल्ड द मोर्टार विद इन मैसनरी। अब ये जो फ्रॉग है इस पार्ट को छोड़ दिया जाए, मतलब फ्रॉग को छोड़ करके इधर कुछ पार्ट बच जाता है, उधर कुछ पार्ट बच जाता है। तो ये जो पार्ट है जो बच गया है दैट इज दिस पार्ट, फ्रॉग को छोड़कर जो ये पार्ट बचा हुआ है, दिस इज टर्म्ड एज मार्जिन। तो मार्जिन इधर भी है और मार्जिन इधर भी है, ओके। तो दोनों साइड का मार्जिन मिला करके ये 25% से ज़्यादा होता है, मतलब कम से कम 25% होना ही चाहिए। तो ये हो गया मार्जिन। इसमें क्या आपको हो सकता है बहुत लोग की नया टर्म, दिस इज एरिस। एरिस क्या होता है, देखो बच्चों, दिस इज वन फेस, दिस इज स्ट्रिचर एंड दैट वन इज हिडर। तो जहाँ पे दो फेस मिलते हैं ब्रिक के, या फिर जिसको आप एज कह सकते हैं, उसको ब्रिक मैसनरी के टर्म में क्या कहा जाता है, एरिस। तो अ पॉइंट वेयर टू फेसेस ऑफ ब्रिक्स मीट, से फॉर एग्जांपल एक ये स्ट्रिचर वाला फेस है और ये हिडर वाला, तो यहाँ पे जो लाइन दिख रही है दिस इज एरिस। यहाँ पे कितने फेस मिल रहे हैं, 2। तो ब्रिक में कितने एरिसेस दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। अब ब्रिक के बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी तक तो एग्ज़ाम में नहीं आई हैं। मैं पिछले कई सालों से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन अब देखो कई बार स्टेट एग्जाम में कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस में नहीं बताया जाता है। तो वो टर्म्स भी मैं यहाँ लेके आया हूँ जो ब्रिक से रिलेटेड ही है। तो ब्रिक का नाम चेंज हो जाता है बेस्ड ऑन इट्स ओरिएंटेशन।
से फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ब्रिक, ये मान लीजिए ब्रिक है, ठीक है, ये फ्रॉग वाला पार्ट है मतलब फेस। अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर देता हूँ, मतलब फ्रॉग इधर दिख रहा है, ये वाला ऐसा ऐसा, आपको समझ में आया ये व्यू? तो तब इस ब्रिक के इस वाले पार्ट को, अगर ब्रिक को ऐसे रखा गया, दिस इज टर्म्ड एज सेलर, SAILOR, दिस इज टर्म एज सेलर। सेलर समझ में आ गया? मतलब ब्रिक ही है, ब्रिक को ऐसे रखा गया, केवल आपको ब्रिक को ये वाला फेस दिख रहा है, मतलब फेस ही है। फेस कैसे दिख रहा है? वर्टिकली। तो क्या है ये? सेलर। ओके, अब जब सेकंड डायग्राम आप देखेंगे तो ये ऐसे हो गया है, मतलब स्ट्रक्चर वाला फेस वर्टिकल डायरेक्शन में है, उसको क्या कहेंगे अब? शोल्डर। शोल्डर, क्योंकि मुझे बस यही दिख रहा है, आपको इस कैमरे के थ्रू क्या दिख रहा है? यही दिख रहा है ना, स्टिचर ही था ना ये। अगर स्टिचर को ऐसे कर दिया जाए तो क्या है ये? शोल्डर। शोल्डर। और अगर ये फेस है, अगर फेस को मैं ऐसे कर दूं तो क्या बोलेंगे इसको? सेलर। ब्रिक का ही नाम बदल जा रहा है उसके ओरिएंटेशन के बेसिस पे। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। अच्छा, ब्रिक का ये फेस ऐसे तो आपको समझ में आ गया, दिस इज सेलर। लेकिन अगर अपोजिट, मतलब बेड वाला जो फेस है, मतलब इसके अपोजिट फ्रॉग है, तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? सिनर। इस पार्ट को क्या कहते हैं? सिनर। सिनर, यहाँ पे डबल एन है, सिनर। सिनर, ओके, दिस इज सिनर। इसका एक और नाम है, दिस इज बुल स्ट्रेचर। बुल स्ट्रेचर। तो ब्रिक का ही ओरिएंटेशन है। अगर इसी ब्रिक को, ये तो आप समझिए, दिस इज स्ट्रेचर। स्ट्रेचर को वर्टिकल कर देंगे तो क्या बोलेंगे इसको? शोल्डर। अदरवाइज क्या है ये? स्ट्रेचर। अब आगे देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि ब्रिक का अगर केवल आपको यही पार्ट दिख रहा है, यही, इसको क्या कहते हैं? हिडर। क्या कहते हैं? हिडर। अगर हिडर को ऐसे कर दिया जाए तो ऐसे दिखेगा ये, दिस टर्म्ड एज बोलॉक। तो ब्रिक के ओरिएंटेशन के बेसिस पे उसका नाम चेंज हो जाते हैं। आप देख लीजिए ध्यान से, उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अभी जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू ब्रिक। एक बार ये समझ में आ जाए हम लोगों को, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे कि ब्रिक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं, और डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन आपको, उसका वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा। पहले ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इससे क्वेश्चन आज तक नहीं आया हुआ, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ सम कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपके कॉस्ट एंड एस्टिमेशन में यूज़ आने वाले हैं। अगर आप कॉस्ट एंड एस्टिमेशन नहीं भी पढ़ते हैं तो जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर केवल इतनी चीज़ें आप रिवाइज कर लेते हैं तो जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके प्री एग्जाम में, बिना उस सब्जेक्ट के पढ़े आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो एज अ सिविल इंजीनियर हमको पता होनी चाहिए। जैसे पहला, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या माना जाता है? तो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर। 19 का मतलब लेंथ, 9 का मतलब विड्थ और 9 का मतलब हाइट। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है? 19 बाई 9 बाई 9। ये आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार आया हुआ है, तो साइज याद रखिए, स्टैंडर्ड साइज इज 19 बाई 9 बाई 9। दूसरा, अगर पेपर में स्टैंडर्ड ना पूछ करके नॉमिनल साइज पूछ दे तो नॉमिनल साइज की वैल्यू होती है 20 बाई 10 बाई 10। तो ब्रिक तो स्टैंडर्ड वाला ही है, लेकिन जब इसको मैसनरी में यूज़ करते हैं, जब इसकी हम दीवार बनाते हैं तो नीचे मोर्टार की लेयर होती है, इधर भी होती है, हर तरफ होती है। तो हम ये मान के चलते हैं इसके हर डायमेंशन 1-1 सेंटीमीटर बढ़ जाती होगी। ओके, जब हम यूनिफॉर्मली रूप से इसमें मोर्टार का यूज़ करेंगे तो साइज वही है। तो नॉमिनल का मतलब होता है स्टैंडर्ड साइज विथ मोर्टार। तो ब्रिक का साइज 1-1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, दैट इज टर्म्ड एज 20 बाई 10 बाई 10। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल, या फिर ट्रेडिशनल साइज। ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक, ये कितना होता है? 20। अच्छा, अगर इसमें एक बात आप ध्यान से देखें, जो मैंने स्टैंडर्ड साइज लिखवाया है, स्टैंडर्ड और नॉमिनल, इसका क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे 10 बाई 10 या फिर 9 बाई 9, तो ये तो स्क्वायर ब्रिक हो जा रहा है, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप कोई भी ब्रिक देखेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर नहीं होता है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। क्यों? क्योंकि वो ब्रिक ना ही तो स्टैंडर्ड होती है ना ही नॉमिनल होती है, वो ब्रिक क्या होती है? ट्रेडिशनल साइज की होती है, जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं। इसका साइज होता है 23 बाई 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। अगर इस चीज़ को अगर आप देखते हैं, दैट इज 11.4 इंटू 7.6, तो आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो यही ब्रिक है जो हम रियल लाइफ में कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। अगेन, ट्रेडिशनल साइज भी वेरिएबल है, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख दिया आपको यही साइज मिलेगा। ब्रिक तो बहुत साइजेज में मिलते हैं। मैंने वो चीज़ें लिख रखी हैं जो कोड में दे रखी हैं, या फिर जो हमारे एग्जामिनेशंस में जिसको स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक अगर पूछेगा तो आप यही लिखेंगे 23 बाई 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। तो ये तो रही बात साइज ऑफ ब्रिक की। अब एक और साइज पूछता है कई बार कि बताइए ब्रिक की मॉड्यूलर साइज कितनी होती है? मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक, मॉड्यूलर साइज, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलर साइज? तो कभी क्वेश्चन में मॉड्यूलर साइज पूछेगा तो उसका आंसर 19 बाई 9 बाई 9 भी सही हो सकता है, 20 बाई 10 बाई 10 भी सही हो सकता है। तो अब दोनों में सही ऑप्शन है कौन सा? मॉड्यूलर। अगर पूछ दे स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज तो आपको आंसर ये देना है, और अगर पूछ दे
नॉमिनल मॉडुलर साइज, तो आपका आंसर ये देना है क्योंकि मॉडुलर दोनों ही हो सकता है। क्लियर? या फिर पूछ दे साइज ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार, तो आपको क्या देना है? नॉमिनल साइज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 टाइप के साइजेस हो गए जो जनरली क्वेश्चन में हमारे पूछ देता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रिक। ये भी कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें आती हैं? 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें आती हैं? तो इसमें मैसनरी नहीं बोला हुआ है। कहने का मतलब अगर 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट में अगर आप ईंटों को सजा के रखते हैं तो जो ईंटों का ढेर बनेगा उसमें कितनी ईंटें आती हैं? तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेकिन आप इसको एग्जाम में कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप इसको याद रखें। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, 1 ब्रिक। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि 1 ब्रिक का मतलब कौन सा साइज माना जाए। तो जब भी क्वेश्चन में, कभी भी क्वेश्चन में अगर ब्रिक का नाम नहीं दिया है तो ब्रिक के साइज का मतलब होता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। तो देखिए 1 क्यूबिक मीटर अपॉन स्टैंडर्ड साइज कितना है? 19। अब 19 को 19 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 649.77। दैट मीन्स 6 अप्रोक्सीमेटली, दैट मीन्स 650। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें आती हैं? 650 ब्रिक्स आती हैं। प्रोवाइडेड दैट, अगर साइज दिया होगा तो आप उस साइज से डिवाइड करेंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो किससे डिवाइड करना है? दैट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। अब यही क्वेश्चन अगर दोबारा ऐसे पूछ दे, नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर मैसनरी। मैसनरी का मतलब ये होगा कि अब हमको ब्रिक का साइज क्या लेना पड़ेगा? नॉमिनल। मैसनरी अगर कह ही दिया है इसका मतलब उसमें डायमेंशन में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अगर डायमेंशन में इंक्रीमेंट होगा तो डेफिनेट सी बात है कि उसका नंबर ऑफ ब्रिक क्वांटिटी जो आएगी उसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम को अगर एक ब्रिक के नॉमिनल साइज से डिवाइड कर दें तो कितना होगा? दैट इज 0.2 20 सेंटीमीटर इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये कितना आ जाएगा? देखो बच्चों 500 आ गया, ये 500। तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अगर नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर मैसनरी लिखेगा तो आपको 500 आंसर देना है। अगर कहीं पे कोई मैसनरी नहीं लिख रहा है तो फिर क्या सही करेंगे आप? 650। और जब भी ब्रिक के साइज के बारे में कुछ नहीं कहा है, ब्रिक कौन सा है नहीं बताया है, तो ब्रिक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। सपोज आपके एग्जाम में पूछा है नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर और ऑप्शन में 650 नहीं है, तो उस केस में आपको फिर 500 के को सही करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। और अगर ब्रिक का साइज दे दिया फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और सबको पता है कि आपके प्री एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आएंगे बहुत बेसिक लेवल के जो विदाउट कैलसी के सॉल्व हो जाए। चलिए, अब एक ब्रिक का वेट कितना होता है? तो ये 3 kg होता है अप्रॉक्स। फिर से बात मैं कह देता हूँ कि ये जो वैल्यू सारी दे रखी है दैट इज ओनली फॉर वैलिड फॉर स्टैंडर्ड ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक के साइज 3.5 kg तक भी जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ब्रिक पढ़ने से पहले हमको पता होनी चाहिए, जिससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू ब्रिक। तो एक बार आप चाहो तो इन सब चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एक बार फिर से मैं स्लाइड घुमा के आपको दिखा देता हूँ ताकि किसी का अगर छूट गया हो तो ड्रॉ कर ले। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट के लिए, कोई रिस्क नहीं ले सकते, कोई चांस नहीं ले सकते, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 25 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये ब्रिक के बारे में जो बेसिक टर्म्स है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है तो लाइव क्लास में अपन मिलेंगे ही, तो वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एज पर आवर डिस्कशन दैट इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। की एक ईंट बनाने के लिए जो ब्रिक अर्थ है, जो मिट्टी है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, उनका परसेंटेज क्या होगा।